बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारा साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 16 है और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। आज हम इसके साथ साथ बाकी के मेथड्स भी पढ़ेंगे, कोरिलेशन मेथड पढ़ेंगे, डे बुक और बायोग्राफिकल मेथड्स को भी स्टडी करेंगे क्योंकि इतना लेंथी टॉपिक है। अगर सारे जो टॉपिक्स को क्लियर ना किया जाए तो आपके लिए मुश्किल होगी क्योंकि रिसर्च टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी तो क्लास हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ा था नेचुरलिस्टिक, यानी माहौल नेचुरल इन्वायरमेंट में ही ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो इसका है कि जो रिसर्चर है वो अपने आप को हिडन रखे, सामने ना आए तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि अगर सामने आ जाता है ना बाजू का तो आप फ़र्द अपना किरदार चेंज कर लेते हैं। आप स्टूडेंट्स हो, चलें अगर आपको आपकी मिसाल दीजिए कि आप घर में बहन भाइयों के साथ जब बैठे होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जब गॉसिप कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप हो रहा है, अपनी फैमिली के साथ गॉसिप हो रहा है, आप टीवी देख रहे हो, खाना खा रहे हो, तो आपका क्या अंदाज होता है। लेकिन अचानक से अगर कोई बड़ा आ जाए आपके घर में या कोई गेस्ट आ जाए तो फ़ौरन से आपका रवैया चेंज हो जाता है। आप गॉसिप का जो वे होता है वो चेंज हो जाता है, बहुत हद तक सोफिस्टिकेटेड भी हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा समझ की बात करते हो या हर चीज़ जो है ना उसका तर्ज अमल बदल जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप मिसाल लो। और इस तरह से इसकी इम्पोर्टेंस एक और नेचुरलिस्टिक में ये आ जाता है क्योंकि देखिए बाजू का कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनको सुलझाने के लिए हमें फ़र्द के एग्जैक्ट बिहेवियर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे अगर सास बहू में झगड़ा हो रहा है या बाप बेटे में कोई प्रॉब्लम आ गई या मियाँ बीवी में कोई प्रॉब्लम आ गई या उनका मसला सॉल्व करना है, सॉर्ट आउट करना है, तो हो सकता है कि जो वो चीज़ आपस में कर रहे हैं या जो बिहेवियर उनका आपस में है साइकोलॉजिस्ट के सामने वो चेंज कर लें। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर होता है कि आप नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट में नेचुरलिस्टिक जो है उनकी हिडन ऑब्जर्वेशन करें तो इट इज़ बेटर। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें ना बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ इस तरह की नागहानी आफात आ जाती हैं। खुदा न खास्ता अर्थक्वेक आ गया, खुदा न खास्ता अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, कोई इस तरह से सैलाब वगैरह आ गया है या कोई बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई हैं जिससे बहुत ज़्यादा तबाही हो गई, तो क्या होता है कि इससे ना लोगों की मेंटली हेल्थ को नुकसान होता है। और कहीं दूर ना जाएं, ये जो कोविड-19 आया है, लाइक लेट्स से ये जो एक ऐसा वायरस आया है, हम लोग ऑलमोस्ट 6 मंथ होने वाले हैं कि वी आर एट होम और हर चीज़ हर तरह की एक्टिविटीज़ हमारी बैन थी, ख़त्म हुई थी और कुछ नहीं तो बहुत सारे बच्चे भी इस चीज़ का शिकार हुए होंगे एंड इंक्लूडिंग माई सेल्फ के हर तरह की जब एक्टिविटी आपकी रुक जाती है ना तो आपके माइंड पे वो चीज़ अफेक्ट करती है। तो हम कोविड-19 की बात नहीं करते हैं, हम चले अर्थक्वेक की बात कर लेते हैं। खुदा ना खास्ता जब कोई उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है ना तो इंसान बहुत टाइम तक उसको सोचता रहता है कि हुआ क्यों इस तरह से, इससे क्या क्या नुकसान हुआ। तो उसका क्या होता है कि जब अगर लेट्स से क्या अगर यही टॉपिक है ना रिसर्चर का कि मैंने इस तरह के जो लोग अफेक्टेड हैं उनके ऊपर रिसर्च करनी है, तो बाजू का क्या होता है कि ये लार्ज स्केल पे लोगों को एक लैब में इकट्ठा करना मुश्किल होता है, इसलिए उनकी नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की जाती है, कुदरती माहौल में उनकी ऑब्जर्वेशन की जाती है। तो ये थी नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की जो इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट जो है वो हमारा है जी फील्ड स्टडी मेथड। फील्ड स्टडी मेथड में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। फील्ड स्टडी मेथड, अच्छा इसमें क्या होता है कि बेसिकली फील्ड स्टडी मेथड में क्लास ये भी ऑब्जर्वेशन जो है वो लैब में नहीं होती, लेबॉर्ट्री से बाहर होती है। आप कहेंगे कि नेचुरलिस्टिक में भी यही ऑब्जर्वेशन हो रही है, फील्ड स्टडी मेथड में भी यही ऑब्जर्वेशन हो रही है, लेकिन बेसिकली देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फील्ड स्टडी मेथड एंड नेचुरलिस्टिक मेथड। क्या डिफरेंस है कि इसमें ना होता क्या है कि नेचुरलिस्टिक में मैंने बताया कि आपको ज़्यादा बेटर है कि जो रिसर्चर है वो अपने आप को छुपा के रखे, हिडन जो है हिडन अपने आप को रखे, लेकिन इसमें हिडन भी है और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली विजिबल भी हो रहा है। कौन विजिबल हो रहा है? रिसर्चर या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट वट। ठीक है, उसमें क्या है अपने आप को हिडन रखे, उसमें चेंजिंग्स नहीं हो सकती, लेकिन इसमें सिचुएशन जिस तरह की है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को हिडन भी रख रहा है, अपने आप को विजिबल भी कर रहा है, जाहिर भी कर रहा है।
इट डिपेंड्स ऑन रिसर्चर, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ठीक है, तो ये था इसमें डिफरेंस। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। फील्ड स्टडी मेथड की आगे से दो टाइप्स आ जाती हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो है जी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अच्छा, एक तो इसकी ये आ गई जो टाइप है, एक है नॉन पार्टिसिपेंट। ऑब्जर्वेशन, ठीक है। पार्टिसिपेंट में जैसे कि नेम शोज के इसमें क्या है कि जो रिसर्चर है वो इसमें खुद शामिल है। बाज़ात अब आप खुद देखें कि अगर रिसर्चर का टॉपिक है बैगर्स के हवाले से बात करनी है, जो ड्रग्स के हवाले से अगर उसने कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपको सिंपल मैं ये बताऊं कि उसमें होता क्या है कि जो रिसर्च कर रहा है ना, रिसर्चर है, वो बेसिकली उन्हीं लोगों में शामिल हो जाता है और बिल्कुल उस जैसा हुलिया बना लेता है, उस जैसा गेटअप बना लेता है। आप लोगों में से अगर बहुत सारे बच्चों ने वो अगर प्रोग्राम देखा हो, इकरारुल हसन का वो जो एक प्रोग्राम है, उसमें क्या है कि वो बिल्कुल उन जैसा बन जाता है, या और भी इस तरह के बहुत सारे शोज़ लगते हैं, टीवी शोज़ लगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जिस तरह से जिन लोगों की उसने ऑब्जर्वेशन करनी होती है वैसा हुलिया बना लेता है। मैंने तो देखा था एक कि उसने अगर बैगर्स का करना था तो बैगर्स के हवाले से जानना था तो बैगर्स जैसा ही हुलिया बना लिया। तो रिसर्चर क्या करता है, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, यानी जो कि उसके सैंपल होता है उनके जैसा हुलिया बना के उनके दरमियान रहता है। और बाजू बात क्या होता है कि एक तो बैगर्स की बात हो जाती है और एक होता है जी ड्रग्स एडिक्शन। जो ड्रग्स लेते हैं अगर उनके हवाले से बात करनी हो या उनके ऊपर रिसर्च करनी हो कि क्यों ऐसा करते हैं, तो उन जैसा बन के झूठी मूठी का जो भी झूठ मूठ का जो भी वो होता है उनका कि सो गया है कभी जाग गया है, उस तरह की हरकतें करके उनको ये एहसास दिलाता है कि यस आई एम द पार्ट ऑफ यू। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ हूँ बिल्कुल। लेकिन बेसिकली वो ये चीज़ देख रहा होता है कि बेसिकली इनको ये सप्लाई कौन कर रहा है या कौन कौन जो है इस जो माशरती बुराई का हिस्सा है और कौन लोग इनकी ज़िंदगी तबाह कर। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, सब बच्चों को मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला महफूज रखे। अच्छा, और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की जो सबसे बड़ी मिसाल है वो हमारी जो एजेंसीज नहीं होती, जिस तरह से पाकिस्तान की ISI है, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन जिस तरह से इस तरह से जो अमेरिका की है वो FBI है, इसको नेट पे भी सर्च कीजिएगा। ठीक है, ईरान की सवाक है। तो ये जो होते हैं ना जिन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है खुफिया तरीके से, तो बाज़ात उन जैसा ही गेटअप बना के उनके दरमियान रहते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब समझ आ गई पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है, उन जैसा ही हुलिया बना के उन जैसी ही बना के अपना हुलिया वगैरह उनके दरमियान रहते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हुए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है जी नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो किसी भी सैंपल का हिस्सा नहीं बनता बल्कि अलग रह के ऑब्जर्वेशन कर रहा होता। हो सकता है कि उसने कोई हिडन कैमरा लगाया हो, ठीक है, वो खुद तो पार्टिसिपेट नहीं ना कर रहा, हो सकता है कोई हिडन कैमरा लगाया हो या कुछ भी ऑडियो कुछ हिडन्स इस तरह से लगाए हों कि जिससे उनकी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड हो जाए, या जितनी डॉक्यूमेंट्रीज बन रही होती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज़ बन रही होती है, तो ये इसी चीज़ की मिसाल है ना कि अगर उन्होंने ये जो एनिमल्स की ऑब्जर्वेशन करनी है मिसाल के तौर पे, तो वो खुद नहीं शामिल हो रहे। अब आप देखें कितना ख़तरनाक शेर है, अब उसके सामने तो खड़े होके ये बैठ के तुम उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं ना की जा सकती, इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जान का भी खतरा है। तो क्या होता है हिडन कैमराज लगे होते हैं। बाज़ात हम भी ये सोच रहे थे कि ये जिन्होंने मूवी बनाई हुई है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई, क्या वो शेर के सामने बैठे हुए थे, या जब शेर शिकार कर रहा था तो उसके सामने बैठ के ये मूवी बनाई जा रही थी। बेसिकली ऐसा नहीं होता, वो हिडन कैमरा लगा होता है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट नॉन पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वेशन है ना, इसमें जो एक टेक्निक आती है ना वो लॉस्ट चाइल्ड टेक्निक आ जाती है। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो एक कम उम्र बच्चे को किसी भी जो हसल बसल वाली जगह होती है ना उसमें छोड़ देता है, उसमें ना ऑब्जर्व करने के लिए इस बच्चे से रेलिवेंट लोगों का क्या बिहेवियर होता है। तो लोगों को ये तासुर देता है कि बच्चा जो है वो अपने वालिदैन से बिछड़ गया है। जो ऑब्जर्वर होता है या जो रिसर्चर होता है वो छुप के उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है कौन से लोग और किस तरह के लोग इसके पास आ रहे हैं,
इसकी मदद करते हैं या तमाशा देखते हैं। जब सूरत हाल जो है वो बेकाबू हो जाती है तो रिसर्चर फ़ौरन से मंजर आम पे आ जाता है, सामने आ जाता है कि हाँ ये, और लोगों का शुक्रिया अदा करता है कि हाँ ये बच्चा जो है मैं इसको जानता हूँ, मैं इसके पेरेंट्स तक इसको पहुँचा देता हूँ। इसके साथ साथ वो गैर शरीक मुताले या मुशाहिदे की एक और मिसाल भी देता है कि यानी अगर किसी से कोई जज्बा ताउन के हवाले से कोई बात करनी हो या उसकी जांच पड़ताल करनी हो तो क्या करेगा, एक गाड़ी खोल मतलब गाड़ी का जो बोनेट होता है उसको खोल कर एक लेडी को खड़ा कर देता है ताकि या कह लें कि अगर मोटरवे है, मोटरवे पे खड़ा कर दिया, वहाँ पे चूँकि हसल मसल इतनी नहीं होती तो वहाँ खड़ा कर दिया और एक कह लें कि दूर बैठे कैमरे से ऑब्जर्व कर रहा है कि कौन लोग आते हैं इसकी मदद करने और कौन लोग जो है सिर्फ मसला पूछ के चले जाते हैं या कौन मैकेनिक को बुलवाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल है ना कि बेसिकली लेबॉर्ट्री में नहीं हो सकती, ये नेचुरल इन्वायरमेंट में ही हो सकती है। तो दिस इज़ कॉल्ड फील्ड स्टडी मेथड, जिसमें एक पार्टिसिपेंट खुद शामिल हो और नॉन पार्टिसिपेंट हिडन कैमरा लगा दिया या वट एवर कोई ऑडियो के ज़रिए जो है लोगों की आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड फील्ड स्टडी मेथड। ईजी है ना। अच्छा अब ना एक आसान से पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे, नहीं तो आपने कहना कि बहुत ही, जैसे ये मेथड जो है ना साइकोलॉजी के बहुत आसान है, ये पेपर में आते होते हैं। अच्छा इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जो कि मैंने अभी आपको कहा है कि आसान से पढ़ लेते हैं, डे बुक मेथड। ठीक है, डे बुक मेथड, ये ना इतनी डिटेल में चला जाता है ना ये टॉपिक बाजुकात। अच्छा जी, इसमें क्या होता है कि डे बुक किसी भी इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर वो कोई डायरी लिखता है ना, उससे वो लेके उसका मुतालिया किया गया है। इसको हम उर्दू ज़बान में रोज़नामचा भी कहते हैं। ठीक है, ये तरीका जो है ना किसी भी इंसान की ज़िंदगी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, रिसर्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी किसी भी इंसान के किरदार की नशोनुमा का जायज़ा लेना कि उसके फेजेस का, कब उसका बिहेवियर कैसा था, अब कैसा है, अगर पास में डिप्रेशन में था अब कुछ चेंज आया या नहीं आया। तो बेसिकली डे बुक मेथड से मुराद है कि रोज़ की कार्रवाई या कारकर्दगी जो कि वो अपनी बुक में लिख रहा है, किसी जगह पे ये डायरी में लिख रहा है या अपने दिन भर की मसरूफियात को डायरी में दर्ज कर रहा है, तो इसको डे बुक मेथड कहते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बल्कि मैंने जो देखा था, मैंने अपने फादर को देखा था बचपन में कि वो अपनी डेली की रूटीन जो है वो अपनी डायरी पे लिखते थे। तो आप में भी बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा। अब तो खैर डायरी लिखने का जो रवाज है ना वो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टैब्स आ गए, मोबाइल फ़ोन आ गए, लैपटॉप आ गए, तो डायरी लिखने का रवाज खत्म हो गया। लेकिन जो लोग अभी भी इस चीज़ को अच्छा समझते हैं, अपना डे अपना वक्त इस पर यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, वो लोग डायरी लिखते हैं। और बहुत सारे लोग जो है ना, मेरी बल्कि एक स्टूडेंट थी लास्ट सेमेस्टर में, तो मैंने उससे कहा कि आप मुझे अपनी डायरी दो, तो मैं आपको डायरी देख के आपको बताऊँगी आपकी पर्सनैलिटी कैसी, क्योंकि उससे पर्सनैलिटी जज की जा सकती है। अच्छा डे बुक मेथड में ना एक चीज़ ये भी आ जाती है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना वो अपने बच्चों का रिकॉर्ड रखते हैं कि बच्चे ने किस उम्र में स्कूल जाना शुरू किया, कितनी उम्र में वो बैठा, कब उसने पहला दांत निकाला, या कब वो डॉक्टर के पास उसको कब कब जाना पड़ा, कौन कौन सी बीमारियाँ हुई, कौन कौन सी मेडिसिन उसको इस्तेमाल करने के लिए दी डॉक्टर ने। पास पेरेंट्स यहाँ तक कॉन्शियस होते हैं कि वो अपने बच्चों की एक एक चीज़ लिखते हैं और बच्चों के कद और वज़न कब कब बढ़ा और कैसे कैसे बढ़ा, इन चीज़ में फ़र्क आया, तो ये सारा कुछ वो लिखते हैं। और क्या होता है कि जब अगर पेरेंट्स ये रिकॉर्ड रख रहे हैं ना और बाद में कोई खुदा ना खासा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा तो साइकोलॉजिस्ट की चीज़ मांगते हैं कि आप अपने बच्चे की अगर कोई डायरी लिखी हुई तो हमें दे दें। इसकी जो बेहतरीन एग्जाम्पल है ना वो आपके स्कूल कार्ड भी है, रिज़ल्ट कार्ड भी है, कि जिसमें आपके फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ रहा है और सेकंड का आ रहा है, यानी फर्स्ट आपका जो था सेमेस्टर उसमें क्या था, सेकंड में क्या था रिजल्ट, थर्ड में क्या था, फिर उसके बाद एनुअल क्या आ गया। ये पूरी आपकी रिपोर्ट कार्ड जो ना ये आपका रोजनामचा ही कहला सकता है कि कब कब आपकी कारकर्दगी अच्छी थी, कब कब आपका CGP अच्छा था, कब आपका गिर गया, कब आपका कम हो गया। तो ये सब चीज़ें इसकी मिसाल हैं। अच्छा इसकी ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो साइकोलॉजिस्ट बाज़ों का जो चीज़ रिक्वायर करना चाह रहा होता है ना उसको डायरी में नहीं भी मिलती। देखिए डायरी लिखने वाले पे डिपेंड करता है ना। डायरी जब कोई इंसान लिख रहा होता है उसको ये तो नहीं पता होता ना कि मैंने फ्यूचर में जाके अपनी डायरी किसी को देनी है, या मैंने साइकोलॉजिस्ट को देनी है, अपने रिसर्चर को देनी है, या अपने टीचर को देनी है, उसको ये पता तो नहीं ना होता। वो क्या होता है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर डे बुक मेथड या अपनी डायरी लिखने की मैं बात करूँ तो उसमें डेली की हर चीज़ को नहीं लिखना चाहिए।
कि आज मैंने खाना खाया, डेली से मुराद ये है कि जो चीज़ें रूटीन में हो रही, खाना आप रूटीन में खा रहे हैं ना, सो भी आप रूटीन में रहें, तो ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी चीज़ आप अपनी डेली लाइफ की लिखें जो कि गैर मामूली हुई हो, अनएक्सपेक्टेडली हुई हो आपके साथ, तो वो चीज़ आप अपनी डायरी में लिख सकते हो, जो कि साइकोलॉजिस्ट को हेल्प कर सकता है या किसी रिसर्चर को हेल्प कर सकता है आपकी पर्सनालिटी को जज करने के लिए, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है उसको जज करने के लिए। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। अच्छा जी, तो ये तो था हमारे पास डे बुक मेथड। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास कोरिलेशन मेथड। आसान है ना ये। अब हम कोरिलेशन मेथड को देख लेते हैं। अच्छा जी, कोरिलेशन मेथड वेरी सिंपल। इसको एक्सप्लेन मैं इसी तरह से कर देती हूँ कि बेसिकली होता क्या है। इसमें दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन स्ट्रेंथ मालूम करना कोरिलेशन कहलाता है, ठीक है। दो स्टिमुलस के दरमियान रिलेशनशिप को मालूम करना जो है ना वो कोरिलेशन कहलाता है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि ये एक स्टैट्स का मेथड है और इसमें दो स्टिमुलस की ऑब्जर्वेशन की जाती है और इन दोनों स्टिमुलस की नोयत देखी जाती है। नोयत के अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है कि इनमें जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कोई ताल्लुक नहीं है, या ज़ीरो कोरिलेशन है। इसको हम -1 से लेके +1 तक जो है हम इसको जाहिर कर सकते हैं। हम इसमें परसेंटेज निकालते हैं। और साइकोलॉजिकल एग्जांपल से देती हूँ। साइकोलॉजी में हम किन किन चीज़ों को देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। एक तो होती है जी पॉजिटिव। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन को हमने मालूम करना, दो डिफरेंट चीज़ों, आसान लफ्ज़ों में दो स्टिमुलस के दरमियान रिलेशन को हमने मालूम करना कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है, ठीक है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक क्या है जी, ज़ीरो है, ओके। अच्छा जी, पॉजिटिव में आ जाता है कि बहुत आसान है कि इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज टुगेदर, डिक्रीज टुगेदर, ठीक है। एक साथ बढ़ भी रहा है वो स्टिमुलस और दूसरा स्टिमुलस उसके साथ बढ़ रहा है और एक साथ डिक्रीज भी हो रहा है। अब देखो, समझने की बात है कि पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या चीज़ आ जाती है कि इंक्रीज टुगेदर और डिक्रीज टुगेदर, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल बनती है ना वो ये बनती है कि लेट्स से कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया, मैंने बताया ना इंक्रीज टुगेदर या डिक्रीज टुगेदर, अगर गुड रिजल्ट आया, रिजल्ट अच्छा है, तो हैप्पीनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर मार्क्स अच्छे आए हैं, लेट्स से इसके रिजल्ट अच्छा है, तो डेफिनेटली स्कोर आपका अच्छा है, ठीक है। 0 से ऊपर चला गया जी, चलो 100 स्कोर है आपका, तो इसमें हैप्पीनेस का क्या होगा, हैप्पीनेस क्या होगी, बड़ी हाई होगी या कम होगी। अगर अच्छा रिजल्ट है, रिजल्ट आपका हाई है, तो ये क्या होगा, हैप्पीनेस भी आपकी हाई होगी, यानी इंक्रीज इकट्ठे हो रहा है। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है, लेट्स से रिजल्ट बुरा आ गया है, तो क्या हैप्पीनेस होगी, नहीं होगी ना। इसके मुकाबले में क्या चीज़ होगी, आपकी हैप्पीनेस डाउन जाएगी। रिजल्ट डाउन, हैप्पीनेस डाउन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इंक्रीज भी इकट्ठे हो रहा है और डिक्रीज भी इकट्ठे हो रहा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आ जाता है नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें क्या होता है, लो टू हाई, आसान जो है ना, लो टू हाई, इसमें ये होता है। यानी दो वेरिएबल्स में क्या हो रहा है कि अगर आपकी लो सेल्फ इस्टीम है, अगर आपको कहीं इज्जत नहीं मिल रही, लो सेल्फ इस्टीम हो रही है आपकी, तो डिप्रेशन क्या होगा, हाई नहीं हो जाएगा। लो टू हाई जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा तो नहीं कि अगर आपको इज्जत ज़्यादा मिल रही है तो आपका डिप्रेशन जो है वो भी लो हो जाएगा। डिप्रेशन तो डेफिनेटली हाई होगा ना, इंसान स्ट्रेस में चला जाएगा कि मुझे क्यों नहीं इज्जत मिल रही। आर यू गेटिंग कि अगर फिर भी आपको इस चीज़ की समझ ना आए, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि लो सेल्फ इस्टीम है अगर आपकी, तो उसमें आपके जो डिप्रेशन का लेवल है वो हाई होगा। ये होता है नेगेटिव कोरिलेशन। इसको हम -1 से
जो है करते हैं, हेल्प लेते हैं। इसके बाद आ जाता है ज़ीरो कोरिलेशन। ज़ीरो कोरिलेशन मतलब नो रिलेशन बिटवीन दो टू वेरिएबल्स, दो कह दिया सॉरी, कि कभी कभी ऐसे भी कि ज़ीरो कोरिलेशन में यानी जो दो वेरिएबल्स के दरमियान हम रिलेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि उनमें कोई रिलेशन है ही नहीं सीरियस। लाइक अगर आप देखो कि अगर हम कहें, अगर हम आईक्यू लेवल को ले लेते हैं, आईक्यू लेवल जो है हमारा, आईक्यू लेवल है और एक तरफ हमारा ब्लड ग्रुप है। अब मुझे ये बताएं, डज इट मेक एनी सेंस कि आपके ब्लड ग्रुप पे वेरी कर रहा होता है आपका आईक्यू लेवल? यानी अगर कभी आपने देखा कि अगर ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है तो उनका आईक्यू लेवल बड़ा अच्छा होगा, और जिनका नेगेटिव है उनका आईक्यू लेवल अच्छा नहीं होगा। कभी सुना है ऐसा आपने? जब आप इन दोनों में जो है रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो ज़ीरो कोरिलेशन आएगा ना, कोई देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, कि इनके दरमियान तो कोई कोरिलेशन ही नहीं है, तो ये ज़ीरो कोरिलेशन होगा। ये है जी कोरिलेशन ऑब्जर्वेशन मेथड। ये स्टैट्स का जो है आपने साइकोलॉजी में बस इसको इतना याद रखना है कि 3 टाइप्स इसकी एक्सप्लेन करनी है और उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देना, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना जी। ये तो हो गया हमारा कोरिलेशन मेथड, और ये भी समझ आ गया आपको। कोरिलेशन मेथड हो गया, फील्ड स्टडी मेथड हो गया है। अब चलते हैं जी हम उसकी तरफ जो कि हमारा है जी बायोग्राफिकल मेथड। जी बायोग्राफिकल मेथड में क्या होता है बेसिकली, इसमें ना किसी भी अगर लेट्स से इसके अगर कोई मूवी स्टार्स हैं या कोई पॉलिटिशियंस हैं, उनसे ना उनका पूरा बायोडाटा लिया जाता है। वो कहाँ पैदा हुए, उन्होंने क्या किया, पेरेंट्स कौन से हैं, उन्होंने किस किस तरह से जो है, तो इसमें क्या होता है पूरी ज़िंदगी का उनका बायोडाटा लिया जाता है। उनका स्टार कौन सा है, बाद आपने न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखा होगा। अब तो आई डोंट नो कैसा होता है कि नहीं होता, कोई भी टीवी स्टार है ना तो उसके बारे में पूरी उसका बायोडाटा दिया होता है कि इनका स्टार ये है, इनकी हाइट ये है, इनका नाम ये है, इनके फादर का घर यहाँ पे। तो ये तरीका जो है बिल्कुल उस अहम शख्सियात के मुतालिए के लिए इस्तेमाल होता है। अगर उनको अहम शख्सियात जो है उनको अगर स्टडी करना तो उनके लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। अहम शख्सियात में मसलन कोई लीडर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई पोइट है, या आखिरी उम्र में जो रिटायरमेंट होती है जिन ऑफिसर्स की उनका है, तो उनसे यानी जो है लिया जाता है इस तरह का मेथड। ये वाला मेथड यूज़ किया जाता है उनके ऊपर जो कि उनकी तमाम ज़िंदगी के जो गोशों का अहाता किए होते हैं। हमें इन अफराद की सवानिया उम्री पढ़ने के बाद ये मदद मिलती है कि इन अफराद ने किस तरह अपनी ज़िंदगी के कठिन मनाजिर तय की हो। आप लोगों ने वो उर्दू में ये चीज़ पढ़ी होगी कि सवानिया उम्री लिखें कि उन्होंने कब कब फलां शायर ने क्या क्या किया, तो किस तरह के हालात का मुकाबला करके नाकामियों को शिकस्त दी, किस तरह से मुश्किल हालात में साबित कदम रहे, किस तरह से वसाइल ना होने के बावजूद कामयाबियाँ हासिल की। हमें ये भी मालूम होता है कि एक कामयाब इंसान बनने के लिए हमें किस तरह का तर्ज अमल तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करनी चाहिए, और ये एक कामयाब इंसान में किस तरह की खूबियों का होना लाजिम है। सवानिया उम्री अगर खुद मुरतब की जाए तो इसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, एक डिफरेंस है, अगर खुद लिख रहे हैं आप तो ऑटोबायोग्राफी है, अगर कोई और लिख रहा है तो बायोग्राफिकल मेथड होता है। इस तरीके में फ़र्द के बारे में तफसीली मालूमात इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाती है। ऐसे अफराद जिन तक हमारी असेस मुमकिन नहीं होती, जो लोग हयात नहीं होते बालूकर, इनके बारे में भी जो तफसीली इन्फॉर्मेशन है वो हमें इस मेथड के ज़रिए हम कलेक्ट कर लेते हैं, हम लिखते हैं। जैसे आपने मुख्तलिफ पोइट की उर्दू में, मैं आपको बता रही हूँ ना, सिंपल जो इसकी एग्जाम्पल है वो कि आप उर्दू में क्या करते हो कि उर्दू में आप डिफरेंट जो पोइट्स की हालात ज़िंदगी के बारे में लिखते हो, पढ़ते हो। इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि अगर सवानिया उम्री फ़र्द की ज़िंदगी में लिखी गई हो तो ये देखना ज़रूरी है कि लिखने वाले का मकसद क्या था। ठीक है, और बायोग्राफी जो है लिखने वाले का ताल्लुक फ़र्द से किस तरह का था, फ्रेंडली था या फ्रेंडली नहीं था। यानी जो कोई उसके ऊपर बायोग्राफी लिख रहा है ना, जो उसकी रिसर्च करके उसके ऊपर बायोग्राफी लिख रहा है, उसके साथ फ्रेंडली था या नहीं था। लिखने वाले ने खुद ही जो है बायोग्राफी लिखी या किसी ने उसे कह के लिखवाई,
ये सारे अहम पॉइंट्स हमें देखने होंगे। अगर बायोग्राफी फ़र्द के मरने के बाद लिखी गई है तो फ़र्द इन मालूमात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। लिखने वाला जो चाहे इल्ज़ामात लगा दे, जो चाहे इजाज़ात दे दे। ठीक है, एक ही फ़र्द के बारे में दोस्त और तनकीद निगार अलग अलग राय रखते हैं। इस बात का इजहार अपनी तहरीर में भी करते हैं। इसलिए बायोग्राफिकल जो मेथड है, इसकी जो इंफॉर्मेशन है इसमें तजाद हो सकता है। बायोग्राफी जो है, बायोग्राफिकल मेथड जो है, बायोग्राफी लिखने वाले का जो रवैया है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ़र्द अगर अपने बारे में खुद ही लिख रहा हो तो वो खूबियों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करेगा और इनकी कोताहियों को, अपनी कोताहियों को मुख्तसर कर देता है, बल्कि बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है। जिस तरह से मिसाल के तौर पर कुदरतुल्लाह शहाब का शहाबनामा है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको उर्दू की मिसाल दी है। मुमताज़ मुफ्ती का अलीपुर का एली है। एहसान दानिश की किताब जो है जहान दानिश है। कायद आज़म के बारे में फ़ातिमा जना की किताब मेरा भाई। बेनज़ीर भुट्टो की दुख्तर मशरिक। बहुत अहम जो है ना बायोग्राफी हमारे सामने आती है। इसके अलावा आजकल हमें खिलाड़ियों और सियासतदानों की सवाने उमरियाँ पढ़ने को मिलती हैं। सवाने उमरी पर ख्वाह कितनी ही तनकीद की जाए, इसकी अहमियत अपनी जगह पर रहती है। कौमी हीरो या कोई पोइट हैं, हम उनकी मालूमात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अहम बात यह है कि दस्तयाब शुदा जो इंफॉर्मेशन है दूसरे ज़राए से वो किस तरह से ली गई है, ताकि हक़ाइक़ तक रसाई आसानी से, हमारी असेस जो है ना आसानी से हो सके। जी, बायोग्राफिकल मेथड की तो समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, कोई भी सवानिया उमरी लिखनी है या सवानिया उमरी जो लिखी हुई है उसके बारे में पढ़ना। आगे हम चलते हैं जी। हमारे पास जो है जी वो है जी केस हिस्ट्री मेथड। साइकोलॉजी में केस हिस्ट्री मेथड क्या है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। केस हिस्ट्री बेसिकली इसको हम क्लिनिकल मेथड भी कहते हैं। इसको हम क्लिनिकल मेथड भी कहते हैं और केस हिस्ट्री मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन इस्तेमाल करता है? साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट इस्तेमाल करते हैं। कौन करते हैं? पेशेंट को। मैं फिर दोबारा बता रही हूँ, केस हिस्ट्री मेथड या क्लिनिकल जो मेथड है ये पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो कोई अगर डिसऑर्डर है, मेंटली डिसऑर्डर है, उसके हवाले से पता लगाने की कोशिश की जाती है। पेशेंट अगर कुछ बता रहा है तो क्या वो सच बता रहा है या नहीं बता रहा। इसमें ना क्लिनिकल मेथड में या क्या उसको कहते हैं, केस हिस्ट्री मेथड में हम इमोशंस का पता लगा सकते हैं। इस मेथड के ज़रिए हम रिएक्शन का पता लगा सकते हैं, किसी शख्सियत की तोड़ फोड़ का पता लगा सकते हैं कि इंसान ऐसा क्यों हो गया, पहले तो ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों हो गया है। फ़र्द की जहानत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरीक़ाकार में से हम क्या करते हैं कि माहिरीन जो भी होते हैं वो माजी की तरफ सफ़र करते हैं, हाल से माजी की तरफ, ताकि माजी का पता लगाया जाए, पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये रवैया हो गया है फ़र्द का। इसमें तीन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। वक्त पड़ने पे चौथे को भी ऐड कर लिया जाता है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। नंबर 1 जो होता है, मैंने आपको बताया कि इस चीज़, ये जो मेथड है ये बेसिकली यूज़ होता है किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, और उसके पास्ट की तरफ सफ़र होता है ताकि उसकी एटीट्यूड का अंदाज़ा लगाया जा सके, उसके डिसऑर्डर का अंदाज़ा लगाया जा सके कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो होता क्या है, इसमें 3 लोग जो हैं वो रिक्वायर होते हैं फॉर कलेक्टिंग एनी इंफॉर्मेशन। तो लेकिन वक्त पड़ने पे, ज़रूरत पड़ने पे एक फ़र्द को मज़ीद ऐड कर लिया जाता है। तो वो 3 लोग कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो होता है जी हमारे पास नंबर 1, वो है जी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है जी हमारे पास साइकेट्रिस्ट। जी, नंबर 3 पे आ जाता है जी हमारे पास सोशल वर्कर।
पहले हम देख लेते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, फिर हम चौथे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो मैंने आपको पहले ही बताया, वो फिजियोथेरेपी की मदद से ट्रीट करने की कोशिश करता है। वो फर्द से इंटरव्यू का मेथड भी ले सकता है, फर्द से इंटरव्यू लेता है कि आप बताएं कि आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही थी, क्या आपका नाम है, सारा बायोडाटा लेके, जिसको हम बायोडाटा भी कह सकते हैं, कोई फॉर्म फिल करने के लिए दे देता है कि अगर कोई जो शख्स है वो सही से काम नहीं ले रहा या सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो कोई क्या करता है साइकोलॉजिस्ट, कोई फॉर्म दे देता है कि ये फॉर्म फिल करके देते हैं हमें। उस फॉर्म में वो क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स उसमें भी वो अपनी इन्फॉर्मेशन सही तरह आप तक नहीं पहुंचा रहा, तो फिर साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो घुमा फिरा के सवाल करते हैं। तो वो साइकोलॉजिस्ट ना जो एक्सपर्ट है, ट्रेन है। अच्छा, एक चीज़ है कि साइकोलॉजिस्ट हमेशा ये जो है ये बात करते हैं कि हम आपको इस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं अगर इंसान खुद उस प्रॉब्लम से निकलना चाहे, उस चीज़ से निकलना चाहे। तो सबसे पहले इंसान को अपना सेल्फ जो है ना, अपनी सेल्फ को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो ये होता है जी, अगर कोई डिसऑर्डर है तो साइकोलॉजी जो फिजियोथेरेपी की मदद से उसको सॉर्ट आउट करता है। साइकेट्रिस्ट जो है वो बेसिकली उस डिसऑर्डर का पता लगा कर उस डिसऑर्डर के बारे में कंफर्मेशन देता है कि इसको ये बीमारी है। फिर वो चेक करता है इसको कोई फिजिकल डिसऑर्डर तो नहीं हो गया, इसको कोई फिजिकली इशू तो नहीं है, कोई जिस्मानी आर्जा तो नहीं लाक हो गया। अगर है तो वो साइकेट्रिस्ट जो है ये मेडिकल डॉक्टर है, ठीक है, ये मेडिसिन दे सकता है। साइकोलॉजिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के जरिए हेल्प करता है। साइकेट्रिस्ट क्या करता है, मेडिसिन देता है कि अगर बाज़ आपने देखा होगा, सुना होगा कि एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स भी दी जाती हैं जब जहाँ पे डिप्रेशन बहुत हद तक बढ़ जाता है, तो साइकेट्रिस्ट डिप्रेशन को कम करने के लिए एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी देते हैं, जिससे डिप्रेशन जो है वो कम होता है। फिर जो थर्ड है वो सोशल वर्कर आ जाता है। अब सोशल वर्कर का यहाँ पे क्या काम है, खुद सोचें आप। चलिए आप बताएं मुझे क्या काम है सोशल वर्कर का। बेसिकली सोशल वर्कर जो होता है ना, वो बच्चे इस वजह से, ताकि इसको यूज़ किया जाता है साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की मदद से, कि जो पेशेंट ने अपने बारे में इंफॉर्मेशन दी है उसके बारे में जाके पता किया जाए, उसके पेरेंट्स से, उसके फ्रेंड से, उसके नेबर से, कि क्या इस इंसान ये जो अपने बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, अगर क्या वो सच है या नहीं है। अगर या पेशेंट अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, बिल्कुल खामोश है, लेकिन ये कह रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसके पेरेंट्स से पता लगाया जा सकता है, उसके फ्रेंड से, उसके नेबर से, कि आखिर इसके साथ क्या सिचुएशन जो थी वो हुई जिसकी वजह से इसका बिहेवियर ऐसा हो गया। और जहाँ पे मैंने भी आपको बताया कि ज़रूरत पड़ने पे फोर्थ वन को ऐड किया जाता है, वो है जी साइकोमेट्रिशियन। बेसिकली ये क्या करता है, ये पर्सनैलिटी को एनालाइज करता है, पर्सनैलिटी एनालिसिस करता है कि इस इंसान की पर्सनैलिटी किस तरह की है। और बेसिकली ये काम तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट खुद भी कर लेते हैं, लेकिन जहाँ मैंने आपको बताया ना, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसको वहाँ पर साइकोमेट्रिशियन को ऐड करना है हमने। ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट लेके, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट करके रिज़ल्ट निकाल देता है कि इस इंसान के साथ ये है और इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो क्या हो सकती है, इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या कॉज, क्या सबब हो सकता है। तो ये वक्त पड़ने पे साइकोमेट्रिशियन का काम होता है, पहले नहीं होता। अच्छा, मैंने आपको बताया कि क्रॉस क्वेश्चनिंग का मेथड इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे जो पेशेंट है वो घुमा फिरा के बात करे या सही इंफॉर्मेशन ना दे। तो सोशल वर्कर मरीज़ के मुतालिक जो है इंफॉर्मेशन उसके एनवायरनमेंट से, उससे रिलेटेड जो उसके सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे इकट्ठी करता है। इनकी रोशनी में फ़ैसला किया जाता है कि मरीज़ को कौन सी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का वो शिकार है। अगर हो सकता है, अगर डिसऑर्डर का शिकार है तो मूड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। आप में से देखा होगा कुछ लोगों में, जब हमने सैंगोइन की बात की थी और फ्लैगमेटिक की बात की थी, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में फ्लैगमेटिक और सैंगोइन वगैरह। अगर आपको नहीं याद तो पिछला लेक्चर लाजमी देखिएगा, फर्स्ट लेक्चर। जो सैंगोइन और फ्लैगमेटिक जो लोग होते हैं वो कौन से लोग होते हैं। तो बेसिकली कुछ लोगों को वैसे ही आदत होती है हर वक्त उदास रहने की, कुछ होता भी नहीं, वैसे उदास हो जाते हैं। कुछ लोगों को हर सिचुएशन में, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी वो अपने फेस पर स्माइल जो है वो रखते हैं। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये मूड डिसऑर्डर्स भी होते हैं आपके। तो गर्ज की मालूमात हासिल करने के लिए हर मुमकिन तरीका आजमाया जाता है। नफ्सियाती आजमाइशें सादा और पेचीदा हर किस्म की होती हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट में फ़र्द के इंटरव्यू की तौसीह के लिए इस्तेमाल
होने वाली जो चीज़ें होती हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि इंटरव्यू जो बाज़ औक़ात जो साइकोलॉजिस्ट है वो इंटरव्यू कर रहा है, उसमें डे बुक मेथड भी यूज़ कर सकता है, उसकी डायरी भी मंगवा सकता है, उसकी सवाने उम्र भी मंगवा सकता है, अगर तो किसी ने लिखी हुई है तो ये साइकोलॉजिस्ट पर डिपेंड करता है। क्लिनिकल तरीके में फ़र्द की मौजूदा हालत के असबाब और वजूहात का अंदाज़ा लगाया जाता है ताकि फ़र्द की ज़िंदगी की मुकम्मल तस्वीर कुशी की जा सके। ये तरीका जो है मर्ज़ की तशख़ीस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक तरीका है। एक तो मर्ज़ का पता लगाया जाता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, उस क्रॉस क्वेश्चनिंग करके उससे क्या होता है इंफॉर्मेशन का पता लगवाया जाता है कि आखिर इसको मसला क्या है। इम्पोर्टेंस क्या है कि ये तरीका जो है ये मर्ज़ की मरीज़ के अंदर अगर कोई डिसऑर्डर है उसको उसकी तशख़ीस के लिए बहुत अहम है। अगर ये पता चल जाए तो किसी भी बीमारी का इलाज बहुत आसानी से हो जाता है। मरीज़ के माज़ी से मालूमात हासिल की जाती है, केस हिस्ट्री से ये मुराद है। मैंने आपको बताया था ना कि जब आपने कि एक जो मिसकंसेप्शन है कि जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो लोगों का माइंड पढ़ना शुरू कर देते हैं, या वो आपकी फ्यूचर या डेस्टिनी बता देते हैं, या आपकी फेट के बारे में फ़ैसला कर लेते हैं साइकोलॉजिस्ट। आप लोगों ने ये मिसकंसेप्शन तो सुना होगा। तो बेसिकली दिस इज़ द थिंग, केस हिस्ट्री के साइकोलॉजिस्ट इतने केस हैंडल कर चुके होते हैं कि उनकी केस हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर समटाइम्स एक ही जैसे पेशेंट आ रहे होते हैं ना तो उनको पता होता है कि हमने इनको किस तरह से ट्रीट करना है, ठीक है। तो वो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन फ़ौरन से बता देते हैं और हम समझते हैं कि शायद हमारी जो जहनी हालत या क्या उसको कहते हैं फ्यूचर के बारे में इन्होंने हमें बता दिए। तो वो उनके पास केस हिस्ट्रीज होती हैं। तो ये था जी हमारा जो आज का लेक्चर। आई होप कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको आज का टॉपिक रिसर्च मैथडोलॉजीज़ का। साइकोलॉजी की वजह से सबसे अच्छी मुझे खुद जो रिसर्च मैथडोलॉजीज़ जो सबसे अच्छी वो साइकोलॉजी की लगती है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कीप स्माइलिंग बिकॉज यू डिज़र्व अ बेटर लाइफ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।